ओके, आज से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिकली इरोजन के टॉपिक्स हैं और इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो हैं इरोजन के प्रोसेस से बनने वाले लैंडफॉर्म्स ये हमने आज डिस्कस करने हैं। इसमें चार तरह के लैंडफॉर्म्स जो हैं वो आपके कोर्स में शामिल हैं। उसमें एक तो लैंडफॉर्म्स मेड बाय अंडरग्राउंड वाटर, उसके बाद लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड, रिवर एंड ग्लेशियर। सो ये चार एजेंट्स ऑफ चेंज हैं जो कि वियर एंड टियर ऑफ रॉक्स कॉज करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करवाते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ फिर ultimately these broken down pieces of rocks and fragments and particles are actually transported and deposited। ठीक है, सो कास्ट लैंडफॉर्म्स जो हैं बेसिकली इनको हम लैंडफॉर्म्स मेड बाय अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ये एक्शन परफॉर्म करता है जिसमें जो है वो रॉक्स, ऐसी रॉक्स होना इसके लिए ज़रूरी है जो कि सॉल्युबल नेचर की हो। आमतौर पे रॉक सॉल्ट इसमें कंसिडर होता है, जिप्सम भी है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट रॉक जो अवेलेबल है वो लाइमस्टोन है। ओवर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ अगर हम देखते हैं तो लाइमस्टोन बहुत बड़ी अमाउंट्स में मौजूद रॉक टाइप है और एंड दैट इज सॉल्युबल एज वेल। सो उस हवाले से ये है कि इसको हम फिर लैंडफॉर्म्स ऑफ लाइमस्टोन रीजन भी कह सकते हैं। जहाँ तक कि वर्ड जो कास्ट है इसको अगर रिलेट किया जाए तो कास्ट का वर्ड जो है that is related to region in Yugoslavia, former Yugoslavia का एक एरिया है which is rich in limestone। वैसे तो आप देखेंगे कि टर्की का एरिया भी है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये जो पोटोहा रीजन है जिसको हम सॉल्ट रेंज कहते हैं वो भी इससे रिलेट किया जा सकता है। लेकिन फॉर्मर यूगोस्लाविया में ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर्स नज़र आते हैं जो कि लाइमस्टोन के डिसॉल्व होने की वजह से फॉर्म हुए हैं, इसलिए हम इनको कास्ट लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, जो टर्म डिराइव हुई है वो फॉर्मर यूगोस्लाविया से हुई है, और बहुत सारे इसमें फीचर्स के नाम जो हैं वो यूगोस्लावियन लोकल लैंग्वेजेस से रिलेटेड हैं, जैसे स्लोवेनियन लैंग्वेज के कुछ टर्म्स बीच में यूज़ हो रही होंगी, सो ऑन। सो कास्ट लैंडफॉर्म्स को मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो तीन तरीकों से हो सकता है। इट कुड बी the question about the karst landforms, it could be the question about the landforms made by underground water, or it could be the question related to limestone region. So landforms of limestone region भी इनको कहा जाता है। So karst topography या karst की जो सीनरी है उसमें एक टिपिकल टाइप की आपको सीनरी नजर आएगी जो कि रेनी एरियाज में नजर आती है, और इसमें लाइमस्टोन का नियर द सरफेस होना ज़रूरी होता है। इसमें बनने वाले जो फीचर्स हैं उसमें आपको केव्स नज़र आएंगी, सिंक होल्स नज़र आएंगे, डिसअपेयरिंग स्ट्रीम्स भी हैं, एंड दीज आर क्रिएटेड बाय द केमिकल वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन। मींस के जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इस तरह से फिजिकल फोर्स के थ्रू जो है वो मटेरियल्स को या फिजिकल फोर्स के थ्रू जो है वो रॉक्स को डैमेज नहीं कर रहा, rather it is because of the chemical process of solution। But the solution which is carried out on limestone is usually through carbonation। So carbonation का process हम लोगों ने पहले भी देखा था, and that was about the chemical weathering। जो chemical weathering में स्टडी किया था कि कार्बोनिक एसिड जो है नेचुरली फॉर्म हो जाता है जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेन वाटर में डिसॉल्व होती है, और उसका इफेक्ट ये होता है कि H2O और CO2 आपस में मिलके H2CO3 या एक वीक सा कार्बोनिक एसिड जो है वो फॉर्म कर देते हैं। यही कार्बोनिक एसिड जो है ये CaCO3 को बेसिकली डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। तो ये आप इस इक्वेशन को देखेंगे CaCO3 प्लस H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है, और इसमें कैल्शियम का आयन सेपरेट हो जाता है और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो सेपरेट हो जाता है। So this is the main dissolution mechanism of calcium carbonate in limestone, जो कि कार्बोनेशन भी कह सकते हैं, सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि किस तरह से सरफेस से प्रोसेस शुरू होगा, किस तरह से जो लाइमस्टोन है वो बेसिकली एक सेडिमेंट्री रॉक है
और हमने इसको ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ा था। और इसमें बेडिंग प्लेन्स भी होंगे और इसमें जॉइंट्स भी होंगे। जॉइंट्स जो है वो हम इन वर्टिकल गैप्स को कहते हैं, और बेडिंग प्लेन्स जो है वो बेसिकली एक लेयर के दूसरी लेयर के दरमियान जो स्पेस होती है वो बेडिंग प्लेन कहलाता है। तो उस हवाले से यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है कि जी ये सरफेस स्ट्रीम है, बट इट इज़ एंटरिंग इनटू हॉलो स्पेस जो कि उसने खुद कार्व आउट की होगी बाय द सॉल्यूशन प्रोसेस, एंड देन इट एंटर्स इनटू अंडरग्राउंड रीजन। वहाँ पे वो केव्स को फॉर्म करती है, और केव्स को फॉर्म करने के बाद वही स्ट्रीम कहीं ना कहीं सरफेस पे रीअपेयर हो जाती है, जो कि एक स्प्रिंग के तौर पे आइडेंटिफाई की जा सकती है। सो इस हवाले से अब हम अगर प्रोसेसेस की बात करें तो लाइमस्टोन रीजन को का ओवरव्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं पे आपको स्ट्रीम जो है किसी हॉलो स्पेस में एंटर होती हुई नज़र आ रही है, कहीं पे केव्स की फॉर्मेशन है, हॉलोस जो है वो अंडरग्राउंड बन चुके हैं और वहाँ से मटेरियल को सपोर्ट कम होने की वजह से कोलैप्स हो रही है। कहीं पे जो है वो सरफेस के ऊपर ही जहाँ पे पानी स्टेगनेंट है वो लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता जा रहा है, और लाइमस्टोन के सोल्यूशन की वजह से वहाँ पे डिप्रेशंस और गड्ढे फॉर्म हो जाएंगे जिनके अपने अपने नाम होंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक सोल्यूशन सिंक होल की टर्म मिल रही है इस डिप्रेशन के लिए, इस डिप्रेशन टाइप फीचर के लिए स्वालो होल की टर्म आपको नज़र आ रही है। और कोलैप्स का ये भी सिंक होल का ही नाम यूज़ हो रहा है, बट इट इज़ कोलैप्स्ड। ये सोल्यूशन की वजह से नहीं बल्कि नीचे से सपोर्ट ख़त्म होने की वजह से फॉर्म हुआ है। सो दीज आर द वेरिएंट्स जो हम वन बाय वन करेंगे, लेकिन जो प्रोसेसेस हैं उनको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा दो हिस्सों में। एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स की कैटेगरी बनेगी और दूसरी जो है वो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की कैटेगरी होगी। सो इस हवाले से अगर देखें तो यहाँ पे डिग्रेडेशनल की टर्म यूज़ हुई है। डिग्रेडेशनल इरोजनल लैंडफॉर्म्स के लिए ही टर्म यूज़ होती है, मीन्स के मटीरियल्स आर बीइंग इरोडेड, बीइंग रिमूव्ड by the agent of change। और यहाँ पे जो एजेंट ऑफ चेंज इन्वॉल्व है दैट इज द अंडरग्राउंड वाटर। सो पहले आप इसमें एक सीक्वेंस आपको नजर आएगा फॉर्मेशन के हवाले से कि एक से दूसरा लिंक होता जाएगा। तो इट इज रिलेटिवली इजी टॉपिक टू अटेम्प्ट, बट यू कैन सी कि इसमें नंबर ऑफ हेडर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा जो है वो कंज्यूम हो जाता है। सो पहली टर्म जो है वो है क्लेंट एंड ग्राइक्स। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है और उसमें जॉइंट्स भी होते हैं और बेडिंग प्लेन्स भी होते हैं। जॉइंट्स का मतलब ये वाले गैप्स हैं जो कि वर्टिकली ब्लॉक्स को सेपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको लेयरिंग ऑफ लाइमस्टोन भी नज़र आ रही है, एंड इट आल्सो रेफर्स टू बेडिंग प्लेन्स के जहाँ पे ये दो लेयर्स आपस में सेपरेट हो रही होंगी, वहाँ पे बेडिंग प्लेन होगा। सो यहाँ पे ये है कि इनिशियली पानी जो है वो लाइमस्टोन के ऊपर जब स्टैग्नेंट होता है कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है, तो जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे वो लाइमस्टोन को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से ये जॉइंट्स जो हैं उनकी वाइडनिंग स्टार्ट हो जाती है। गैप्स जो हैं वो ज़्यादा वाइड होते जाएंगे और ब्लॉक्स जो हैं वो सेपरेट होते हुए नज़र आएंगे। सो यहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही है उसमें ये जो ब्लॉक्स हैं लाइमस्टोन के, इनको लिए टर्म यूज़ की जाती है क्लेंट, और जो गैप्स हैं बिटवीन दीज ब्लॉक्स ऑफ लाइमस्टोन या जो जॉइंट्स हैं जो कि वाइडन हो चुके हुए हैं, इनको ग्राइक्स का नाम दिया जाता है। तो ये एक सीक्वेंस में फॉर्म होंगे, यानी कि जो लाइमस्टोन के जॉइंट्स हैं वो वहाँ पे लाइमस्टोन ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा होगा क्योंकि पानी ज़्यादा देर वहीं पे रुकता है, और उसकी वजह से जो है वो ये सेपरेशन ऑफ ब्लॉक्स शुरू हो जाती है, एंड दीज ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज क्लेंट्स। क्लेंट्स एंड ग्राइक्स के बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है इसको नाम दिया जाता है जी लैपीज। और लैपीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे वही बात है, लाइमस्टोन आपको नजर आ रहा है वाइट कलर का, लेकिन इसमें जो ग्राइक्स थे वो बहुत ज़्यादा वाइड हो चुके हैं ओवर द टाइम। पानी जो है वो काफ़ी मिकदार में लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर चुका हुआ है। जो क्लेंट्स या ब्लॉक्स हैं वो बहुत नैरो होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का मटेरियल जो है वो डिसॉल्व होता गया है, तो क्लेंट्स का साइज कम होता जाएगा, विड्थ कम होती जाएगी, और ग्राइक्स जो गैप्स थे बीच में वो वाइडन होते जाएंगे। सो ये नेक्स्ट स्टेज को रेफर करता है जिसको हम क्लेंट्स एंड ग्राइक्स का ही सीक्वेंस कहते हैं, बट द टर्म इज यूज्ड एज लैपीज। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम सिंक होल की तरफ। सिंक होल दो तरह के सिंक होल्स हैं बेसिकली। अगर सिंक होल को जनरली डिफाइन करें तो ये एक लाइमस्टोन रीजन में एक ऐसे डिप्रेशन को, एक ऐसे गड्ढे को कहा जाता है जिसका साइज
एक बाथ टब से लेकर एक फुटबॉल स्टेडियम तक हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस एरियल व्यू में कि एक बहुत बड़ा डिप्रेशन फॉर्म हुआ है, और इस डिप्रेशन के साइज को हम रिलेट कर सकते हैं इस सड़क पे मौजूद गाड़ियों के साथ, या हम इन बिल्डिंग्स के साथ रिलेट करके देख सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अ फुटबॉल ग्राउंड। सो ये इतना बड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है, एंड इट कैन स्टार्ट फ्रॉम अ साइज ऑफ अ बाथ टब। ठीक है जी। सिंक होल्स की दो टाइप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं। एक को हम सोल्यूशन सिंक होल कहते हैं, और सोल्यूशन सिंक होल में जो सोल्यूशन प्रोसेस है दैट इज कैरिड आउट बाय द वाटर। वो उसमें बेसिकली चीज़ ये है कि लाइमस्टोन विल बी अवेलेबल ऑन द सरफेस। ठीक है। सो लाइमस्टोन जो है वो बेसिकली सरफेस के ऊपर ही अगर अवेलेबल हो और उसका सरफेस से ही सॉल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाए, तो उस सूरत में ऐसे बनने वाले फीचर को हम solution sinkhole कहते हैं, because the solution process is being carried out on the surface। ठीक है। यहीं से ये शुरू हो जाएगा, और सरफेस से ही अगर डिप्रेशन फॉर्म होना शुरू करता है तो इसको हम solution sinkhole का नाम देते हैं। solution sinkhole के बाद sinkhole की एक और टाइप है जिसको collapse sinkhole कहा जाता है। और collapse sinkhole को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो सरफेस थी, टॉप सरफेस थी, ये लाइमस्टोन नहीं था। इट वुड बी एनी काइंड ऑफ इनसॉल्युबल रॉक और इनसॉल्युबल मटेरियल। ये सॉइल हो सकती है, क्ले हो सकती है, और इसमें आप यही देख सकते हैं कि इट वुड बी लाइक दिस के टॉप पे जो मटेरियल्स हैं वो किसी और नेचर के हों। और सब सरफेस मटेरियल जो है वो लाइमस्टोन हो, यानी लाइमस्टोन शुड बी अंडरग्राउंड कवर्ड बाय any other material other than limestone, other than soluble materials, and that will be dissolved। So solution process जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा कि जहाँ पे limestone अवेलेबल है, यहाँ से जो है वो hollows underground बनना शुरू हो जाएंगे by the solution process। और उसके बाद ये जो मटीरियल है जो सरफेस के ऊपर अवेलेबल था, that will starting a collapse। सो ये जब कोलैप्स करेगा या सबसाइड करेगा इस हॉलो के अंदर अंडरग्राउंड, तो उस सूरत में जो डिप्रेशन फॉर्म होता है उसको हम सॉल्यूशन सिंक होल कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें सॉल्यूशन का प्रोसेस जो है वो सब सरफेस लाइमस्टोन लेयर पे होता है, और ओवरलाइंग सरफेस जो नॉन लाइमस्टोन मटेरियल है दैट एक्चुअली कोलैप्स इनटू इट। ठीक है जी। तो ये दो तो लाइमस्टोन के वो फीचर्स हैं जिनको हम सिंक होल्स का नाम देते हैं। सो इनको आप दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देंगे। एक को हम सोल्यूशन सिंक होल कहेंगे और दूसरे को हम कोलैप्स सिंक होल का नाम देंगे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है जी, डोलाइन है, ओवाला है, पोल्जी है, सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल का मतलब यहाँ पे ये है कि इट वुड बी अ वेरी स्मॉल डिप्रेशन, और एक छोटा सा डिप्रेशन, इसको पॉनर लिखा है, आप इसको कंसिडर कर लें कि इट इज सोल्यूशन सिंक होल। सो अगर सोल्यूशन सिंक होल्स एक दूसरे के करीब करीब फॉर्म हो रहे हैं, स्मॉलर साइज के हैं, बट दे आर फॉर्मिंग क्लोजर टू ईच अदर, एंड दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग इन साइज बाय द सोल्यूशन साइज इन सोल्यूशन प्रोसेस। तो जब वो साइज में इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स कि जब उनका रेडियस बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली दे विल ज्वाइन टुगेदर। If two solution sinkholes or sinkholes join together, they form a larger depression, which is called a doline। So doline को ज़्यादा explain करने की ज़रूरत नहीं होगी, it would be one liner। A doline is formed due to the joining of two sinkholes। Whenever two sinkholes join, they form a larger depression, which is called doline, and it can extend up to 1.5 kilometer diameter। So it would be double the size of a football stadium। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ओवाला भी एक डिप्रेशन है, एंड दैट इज अ बिगर डिप्रेशन। और ओवाला जो है वो मेनली जो डोलाइन है, जब डोलाइना आपस में ज्वाइन करते हैं तो उससे जो लार्जर डिप्रेशन फॉर्म होता है वो ओवाला कहलाता है। ठीक है जी। तो उस हवाले से ओवाला जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा डिप्रेशन है,
बट वही बात है कि जिस तरह क्लिंट्स एंड ग्राइक्स में बहुत छोटे छोटे से हॉलो स्पेसेस बनी थी, ग्राइक्स की सूरत में वो वाइडन हुई थी, लैपीज जो है वो उसमें आपने ब्लॉक्स को नैरो होते हुए देखा। उसके बाद सिंक होल्स, they grow from bathtub to football stadium, then they join each other, they form doline, and then dolina join each other to form oala. और ओवाला के बाद अगर ये बहुत लार्ज डिप्रेशन हो, बहुत बड़ा डिप्रेशन बन जाए, तो उसको पोल्जी कहा जाता है। ये स्लोवेनियन वर्ड है। इसमें आपको बहुत सारी लेक्स भी मिल सकती हैं, स्ट्रीम्स भी मिल सकती हैं। अगर हम कलर कहार से पेशाब की तरफ चलना शुरू कर दें और आगे मियाँ वाली की तरफ चलें, तो आप सून्स केसर वैली में होंगे। और वो वैली एरिया जो है दैट इज रिच इन लाइमस्टोन एंड सॉल्युबल मटेरियल्स। तो आपको बहुत सारी लेक्स की सी जो एक पूरा कम्प्लेक्स नजर आता है। जैसे कि आप कलर कहार आते हैं तो वो भी एक डिप्रेशन ही है, दैट इज फॉर्म ड्यू टू दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस। उससे आगे आप आते हैं तो खबेकी लेक आ जाती है, उससे आगे आप देखते हैं तो उछाली लेक आ जाती है, फिर उसके करीब ही झालर लेक है, फिर मियाँ वाली की तरफ नमल लेक है। ये सारी लेक्स जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनी हुई लेक्स हैं, and these are formed due to the solution of limestone. So हम इन larger depressions में, जैसे अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो मागला हिल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा limestone की ridges और नज़र आती हैं। और वहाँ पे आपको मेनली जो इस्लामाबाद रीजन है वो एक बाउल शेप एरिया के अंदर आपको लोकेटेड नजर आता है। सो इट वुड बी जस्ट लाइक अ रिजेम्बलेंस ऑफ पोल्जी के एक बहुत बड़ा डिप्रेशन सा है, एक बहुत बड़ा बाउल सा एरिया बना है जिसको हम पोल्जी कहते हैं। यहाँ पे जो है वो सिंक होल का सीक्वेंस जो है वो आके रुक जाता है। सिंक होल के बाद नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड डिसअपेयरिंग स्ट्रीम। जैसे आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है कि स्ट्रीम इज बीइंग डिसअपेयर्ड, और हमने इसको फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे भी देखा था कि स्ट्रीम इज एंटरिंग इनटू अ स्वालो होल। सो उस हवाले से यहाँ पे होल का वर्ड जो है वो डिफर कर रहा है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंक होल। स्वालो होल जो होता है वो बेसिकली अंडरग्राउंड रीजन तक उसकी एक्सटेंड होती है। इट इज अ फनल शेप फीचर, नॉट अ बाउल शेप फीचर। इट हैज अ शाफ्ट, it has a vertical point from where the stream is entering into the subterranean or underground region. कि जैसे आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, इसको शाफ्ट का नाम दिया जाता है, एंड दिस डिप्रेशन इज फनल लाइक। सो ये स्वालो होल की जो अपीयरेंस होती है वो इसी तरह की होती है। उसी शाफ्ट से जो है वो पानी सबटरेनियन रीजन्स में लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता करता केव का नेटवर्क जो है उसको फॉर्म कर रहा होता है। सो इस हवाले से यहाँ पे ये जो होल्स नजर आ रहे हैं इनको सिंक होल्स कहा जाएगा। स्ट्रीम्स आर एंटरिंग इनटू इट। और इसको बलोचिस्तान में एक एरिया ऐसा है जिसको आबे गुम कहा जाता है, यानी आप गुम हो गया, यानी पानी गुम हो रहा है। तो वो एक लिटरल मीनिंग उसका वही है, डिसअपेयरिंग स्ट्रीम के नाम से। ठीक है जी। डिसअपेयरिंग स्ट्रीम जो है दे विल एंटर इनटू द सबटरेनियन रीजन। तो आगे जो एरिया बनेगा जो सबटरेनियन पैसेज ऑफ स्ट्रीम है वो केव की फॉर्मेशन होगी। सो अंडरग्राउंड जो आपको मागला में भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो ऐसी केव्स नजर आती हैं जहाँ पे पानी ड्रिप कर रहा है और अंडरग्राउंड फ्लो कर रहा है। इसी तरह से सॉल्ट रेंज में जब सॉल्ट माइंस में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां से छतों से पानी ड्रिप होता हुआ नजर आता है सॉल्ट के थ्रू। सो केव्स जो है वो बेसिकली एक कंप्लीट नेटवर्क की तरह से ग्रो करती जाती हैं कि पानी जितना जितना आगे एडवांस करता जाएगा, फ्लो करता जाएगा, केव्स का नेटवर्क जो है वो उतना कम्प्लेक्स होता जाएगा। सो केव जो है ये सबटरेनियन या प्रॉपर अंडरग्राउंड फीचर को रिप्रेजेंट करती हैं। केव्स के बाद जी आती गॉर्ज। गॉर्ज उसी की कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे हमें जो ऑब्जर्वेबल है वो ये है कि वी कैन सी अ केव एंड इट्स रूफ, जो कि आपको इस पोर्शन में नजर आ रही है कि ये एरिया जो है ये केव का एरिया है। ऊपर आपको छत नजर आ रही है, ठीक है, और ये उसकी रूफ है। लेकिन यहाँ पे एक आपको नैरो पैसेज नजर आ रहा है जो कि पहले इसी केव का पार्ट था, और ये उसकी वॉल्स हैं। एक वॉल आपको यहाँ नजर आ रही है केव की, एक वॉल आपको यहाँ नजर आ रही है। बट द एक्चुअल प्रोसेस दैट हैज अंडरगॉन वो ये है कि जिस वक्त केव्स जो हैं वो ज़्यादा वाइड होना शुरू हो जाती हैं, जब उनकी विड्थ बढ़ना शुरू हो जाती है, जब लाइमस्टोन उनकी दीवारों से डिसॉल्व होता जाता है और वाइडनिंग ऑफ केव होती है, तो उस सूरत में जो छत है उसको सपोर्ट कम होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली दैट रूफ कोलैप्सेस। सो उसका जो कोलैप्स है उसके बाद एक ओपन पैसेज जो है दैट विल अपीयर
and it will be termed as gorge. गॉर्ज को हम ज्योग्राफी में डिफाइन करते हैं अ नैरो स्टीप साइडेड वैली। सो यहाँ पे आपको एक खुली वादी, मतलब वादी नजर आ रही है, ओपन है, नैरो है, ठीक है जी, ओपन है लेकिन नैरो है। इट हैज स्टीप साइड्स, यहाँ पे आपको वर्टिकल वॉल्स नजर आ रही है, बहुत एकदम से क्लाइंब बढ़ रहा है, ठीक है। सो बट इट इज अ नैरो वैली, ठीक है। तो केव की जो ओपनिंग है, यानी केव जहाँ पे कोलैप्स कर जाती है, उसकी रूफ कोलैप्स कर जाती है, तो उससे फॉर्म होने वाली जो वैली होती है उसको गॉर्ज का नाम दिया जाता है। सो गॉर्ज जो है वो रिवर में भी फॉर्म होती है, रिवर के लैंडफॉर्म्स में, लेकिन यहाँ पे जो गॉर्ज की फॉर्मेशन है लाइमस्टोन रीजन में, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ रूफ ऑफ द केव। सो केव कोलैप्स करेगी तो आगे गॉर्ज फॉर्म होगी। उसके बाद गॉर्ज के बाद लास्ट फीचर है, इट इज कॉल्ड कास्ट टावर, और ये एक रेजिडुअल नेचर का फीचर है। रेजिडुअल का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है वो मटेरियल्स जो है वो इरोड नहीं हुए, इर्द गिर्द से मटेरियल रिमूव हो गए। सो इस चीज़ को अगर हमने ऑब्जर्व करना हो तो वो यहाँ पे देखा जा सकता है कि जहाँ पे कहीं पे लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में रिमूव हो चुका है, तो उस सूरत में कुछ माउंट्स जो हैं वो बचे रह जाएंगे, कुछ टीले बचे रह जाएंगे। ये नॉन सॉल्युबल मटेरियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो उस हवाले से नॉन सॉल्युबल मटेरियल्स के भी हो सकते हैं, और ऐसा लाइमस्टोन भी हो सकता है जो कि कुछ डिसॉल्व ना हुआ और इर्द गिर्द से ज़्यादा अमाउंट्स डिसॉल्व हो चुकी हो, तो बकिया जो एक माउंट बचेगा उसको कास्ट टावर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक टीला बच गया, लेकिन इधर यहाँ पे एक और माउंट बचा हुआ है, लेकिन इर्द गिर्द जितना भी लाइमस्टोन है वो ज़्यादा अमाउंट पे डिसॉल्व हो चुका हुआ है, रिमूव हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये एक रेजिडुअल रेमनेंट फीचर के तौर पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम कास्ट टावर का नाम देते हैं। यहाँ पे आके डिग्रेडेशनल लैंडफॉर्म्स जो हैं दे कम टू एन एंड, और अब हमारी हेडिंग शुरू हो जाती है डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, यानी कि किस तरह से जो डिजॉल्व लाइमस्टोन था, जो पानी में हल हो गया था, वो अब पानी के इवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होगा, एंड दैट विल फॉर्म द फीचर्स इन द केव्स मेनली। वहाँ पे ये होता है कि पानी जो है वो सुपर सैचुरेटेड होता है, और जितनी अमाउंट में उसने लाइमस्टोन डिजॉल्व करना होता है वो कर चुका होता है, और उसके बाद माइनर सी इवेपोरेशन से भी लाइमस्टोन की थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। सो इसमें भी एक आपको सीक्वेंस ही नजर आएगा फीचर्स में। स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट आर coexisting features, and then they join together to form column or cavern pillar and then curtain and tufa. So उस हवाले से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो स्टैलेक्टाइट्स आर बेसिकली आइसिकल लाइक फीचर्स। आइसिकल्स किसको कहा जाता है, जैसे फ्रीजर में आइस जो है वो हैंग कर रही होती है, या जहाँ पे स्नोफॉल हुई हो वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग्स के साथ जो है वो आइस इस तरह से हैंग कर रही होती है। तो इट इज नॉट एक्चुअली द आइसिकल, इट इज आइसिकल लाइक फीचर, और इट इज डैगर लाइक फीचर कि आप देख रहे हैं कि एक पॉइंटेड खंजर की तरह से नोकदार फीचर है जो कि छत से हैंग कर रहा है। इसको हम नाम देते हैं स्टैलेक्टाइट। अब इसकी फॉर्मेशन बेसिकली कैसे है कि स्टैलेक्टाइट्स जो हैं दीज आर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव, और इसमें होता ये है कि केव की सीलिंग से जब पानी का कतरा जो है वो ड्रिप करता है डाउनवर्ड, तो जो पानी के कतरे यहाँ पे हैंग कर रहे होते हैं दे हैंग विद अ टीयर ड्रॉप शेप, ठीक है, इस शेप में वो हैंग करेंगे। सो दे विल हैव अ मिनिमम कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द सीलिंग। जो यहाँ पे आपको कांटेक्ट नजर आ रहा है वो मिनिमम होगा। सो यहाँ पे जितनी देर तक ये पानी का कतरा हैंग करेगा या ड्रॉपलेट हैंग करेगा, इसमें से जो वैपरेशन होगी, पानी वैपरेट होगा, कुछ ना कुछ सॉल्ट की अमाउंट, कुछ ना कुछ लाइमस्टोन की अमाउंट जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। सो ये बड़ा लंबा और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि जिसके बाद ये डैगर लाइक फीचर जो है ये हैंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दीज आर ऑलवेज पॉइंटेड। उसकी वजह ये है कि वो अपनी एक्सट्रीमिटी पे पॉइंटेड इसीलिए है कि जब भी वाटर ड्रॉपलेट आएगा वो इनकी टिप से ऐसे हैंग करेगा, and that will have the minimum contact with the tip of this feature
सो यहाँ पे माइनर सी अमाउंट में जो है वो लाइमस्टोन जो है वो डिपॉजिट होने की वजह से हमेशा ये फीचर्स पॉइंटेड ही बनेंगे। लेकिन अगर हम इनको ब्रेक करें और इनको ऑब्जर्व करें कि इनकी स्ट्रक्चरिंग क्या है, सो दे वुड हैव मल्टीपल रिंग्स ऑफ डेवलपमेंट। ये इसमें रिंग ओवर रिंग जो है वो आपको इस तरह से लाइमस्टोन की लेयर्स ओवरलैप करती हुई नजर आएंगी, जस्ट लाइक द रिंग्स इन द ग्रोथ ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री, कि जिस तरह से उसमें आपको नजर आता है कि कौन सी लेयर बाद में उसके ऊपर डेवलप होना शुरू हुई है या ग्रो हुई है। इसी तरह से आपको यहाँ पे लाइमस्टोन की ऑल्टरनेट लेयर्स जो हैं वो इसके ऊपर मिलेंगी जो कि इसको फॉर्म करती रही हैं। ठीक है जी। तो स्टैलेक्टाइट्स में याद रखना है कि दे हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव। और अगर आप क्योड़ा माइंस जाएं तो वहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इसका जो है वो एक पोइटिक सा एक्सप्रेशन दिया जाता है कि वहाँ पे नमक जो है वो नमक में से इस तरह से पानी ड्रिप कर रहा होता है और उसमें से जो है वो इस तरह के फीचर्स छतों से हैंग करते हुए आपको सॉल्ट माइंस में नजर आते हैं क्योड़ा की। सो वहाँ पे जो गाइड्स हैं वो इसको अश्के नमक का नाम देते हैं, यानी कि इट कुड बी ट्रांसलेटेड एज द टीयर ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, कि जिस तरह से आंसू जो है वो टपक रहे हो। सो इसको टीयर ऑफ सॉल्ट या अश्के नमक जो है वो वहाँ पे उसको इस तरह से वो एक्सप्रेशन यूज करते हैं। उसके बाद स्टैलेक्टाइट के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट फीचर को, दैट इज कॉल्ड स्टैलेग्माइट। और स्टैलेग्माइट दे ग्रो फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव। जब पानी का कतरा नीचे गिरता है, फ्लोर पे गिरता है, तो वो स्प्लैश करता है, वो स्कैटर होता है, वो ज़्यादा एरिया के ऊपर उसके एरिया कवरेज ज़्यादा हो जाएगी, दैट विल बी स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये थिक किस्म के पिलर्स होंगे, नॉट पॉइंटेड लाइक स्टैलेक्टाइट। सो ये आपको बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का स्टैलेग्माइट ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से फॉल कर रहे हैं फ्रॉम द स्टैलेक्टाइट, वो स्टैलेग्माइट फॉर्म करेंगे एट द ग्राउंड। सो यहाँ पे कुछ ग्रो कर रहे हैं और ये ब्लंट होंगे, दीज विल बी नॉट बी पॉइंटेड। उसकी रीज़न वही है कि पॉइंटेड होने की वजह जो स्टैलेक्टाइट की थी वो ये थी कि मिनिमम कांटेक्ट था पानी के ड्रॉपलेट का उसकी टिप के साथ, लेकिन यहाँ पे स्प्लैश है, यहाँ पे स्कैटरिंग है, पानी स्प्रेड आउट होता है ड्रिप होने के बाद, गिरता है जब, तो उसकी वजह से कई जगहों पे आपको जो है वो स्टैलेग्माइट के टॉप के ऊपर क्रेटर लाइक फीचर भी नजर आता है। क्रेटर लाइक का मतलब है कि जो पानी का कतरा ऊपर से आके गिर रहा है उसका इम्पैक्ट भी होगा, फिजिकल इम्पैक्ट की वजह से डिप्रेशन जो है वो इसके टॉप पे नजर आता है। सो दीज फीचर्स आर ब्लंट, थिक, एंड दे ग्रो फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव। और वही क्योड़ा माइंस वालों को अगर रेफरेंस बनाएं हम, तो वो इसको नाम देते हैं आहे नमक। आहे नमक का मतलब आप अगर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें तो दैट इज कॉल्ड द साई ऑफ द सॉल्ट। कि इसके ड्रिप करने की जो आवाज़ आती है और जो गिरने की आवाज़ आती है टिप टिप की, उसको वो आहे नमक कहते हैं। स्टैलेक्टाइट को आपने देखा कि उसको नाम दिया जाता है अश्के नमक। Okay, stalagmites or stalactites, because they are growing from the opposite directions. One is hanging from the ceiling, एक ऊपर से hang करता हुआ pointed dagger नीचे को grow कर रहा है, और एक जो है वो यहाँ पे उसके exact base के ऊपर जो है वो stalagmite form हो रहा है which is growing upward। तो यहाँ पे हम observe कर सकते हैं कि this is the ceiling of the cave and this is the floor। और ये जो स्टैलेक्टाइट्स हैंग कर रहे थे फ्रॉम द अबव, दे हैव जॉइंड विद द स्टैलेग्माइट्स एट द बेस, सो दे हैव एन अपीयरेंस ऑफ अ पिलर। सो ये बिल्कुल एक पिलर की तरह से नज़र आ रहे हैं, एक सतून की तरह से नज़र आ रहे हैं। सो इनको हम मल्टीपल नाम देते हैं, इनको हम कॉलम भी कहते हैं, इनको हम कैल्साइट पिलर भी कहते हैं, इनको हम केवन पिलर भी कहते हैं। कैल्साइट जो है वो लाइमस्टोन के लिए ही यूज होने वाली टर्म है। सो इसको हम कैल्साइट पिलर का नाम भी दे देते हैं और इसको हम केवन पिलर भी कह सकते हैं। अदरवाइज इसको कॉलम भी कहा जाता है विच इज सिनोनिमस टू द वर्ड ऑफ अ पिलर। ठीक है, तो इसको हम कॉलम का नाम भी दे सकते हैं।
सो ये भी आपने देखा कि सीक्वेंशियल है, और एक आप पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन देखेंगे उसने ये कहा है कि सीक्वेंशियल पैटर्न के ऊपर आपने इसको बताना है। ठीक है जी, कि आपने एक से दूसरे को लिंक करके बताना है, हैपहैज़र्ड पैटर्न के ऊपर आपने इसको डिस्क्राइब नहीं करना। ओके, वही थ्योरमाइंस अगेन। और यहाँ पे इस फीचर को जो वो नाम देते हैं वहाँ के गाइड्स है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, और वो इसको कहते हैं विसाले नमक, यानी कि जो छत से आने वाला नमक था वो ज्वाइन हो गया फर्श से आने वाले नमक, फर्श पे गिरने वाले नमक के साथ, एंड दैट हैज फॉर्म्ड द पिलर ऑफ द सॉल्युबल रॉक, जिसको वो विसाले नमक कहते हैं, और हम ज्योग्राफी में उसको केवन पिलर कहते हैं। सो कैल्साइट के ये फीचर्स हैं। और स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट को डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन तो एवरीडे साइंस में भी आता है। सो स्टैलेक्टाइट्स आर actually dagger-like pointed features hanging from the ceiling of the cave. Stalagmites are blunt, thick pillar-like features growing from the floor of the cave, and when they join together, they form the Kevan pillars. Okay, अब Kevan pillars के साथ ये होता है कि कई मरतबा ये जो Kevan pillars हैं, if they are closer to each other and water is actually flowing over their surface, so limestone की coating इसके ऊपर होती जाएगी, they will grow in thickness. So ultimately, it could be a possibility that multiple pillars would join each other, and they would be showing a pattern of folds and bends just like a curtain. So इससे related एक feature बनता है जिसको curtain का नाम दिया जाता है, और आमतौर पे curtain की जो formation है वो इस तरह से होती है कि if there are multiple pillars growing closer to each other, तो उस सूरत में वो जो पिलर्स की ग्रोथ है उनकी जब थिकनेस इंक्रीज करना शुरू करेगी, when the pillars will be widening themselves, तो उस सूरत में पिलर्स जब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं मल्टीपल पिलर्स, तो उससे ये फीचर फॉर्म होता है जिसको कर्टन का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम एक हैंगिंग कर्टन को ऑब्जर्व कर रहे हैं विच इज़ हैंगिंग फ्रॉम द रूफ और सॉरी सीलिंग ऑफ द केव, और ये स्टैलेक्टाइट्स के आपस में ज्वाइन होने की वजह से भी फॉर्म हो सकता है। जैसे आपने स्टैलेक्टाइट्स को देखा भी ऑब्जर्व किया, तो उसमें आप यहाँ पे देखते हैं कि स्टैलेक्टाइट का जो बेस टाइप एरिया है, यानी ये वाला एरिया जहाँ पे सीलिंग से ये अटैच्ड है, दे आर जॉइनिंग विद ईच अदर। सो इफ दे जॉइन ईच अदर, दे पैरेलल टू ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग, दे आर ग्रोइंग इन थिकनेस एज वेल। सो उससे जो जॉइनिंग हो जाएगी, उससे जो हैंगिंग फीचर बनेगा, उसको भी कर्टन का नाम दिया जाता है। बट यूजुअली कर्टन इज मेड थ्रू the process of widening and thickening of the Kevan pillars, and when the Kevan pillars join each other, they form the curtain. ओके, लास्ट फीचर जो इसमें बनता है उसको टूफा कहा जाता है। जब स्प्रिंग से पानी बाहर आएगा, रॉक्स के ऊपर फ्लो करेगा, इवेपोरेशन होगी, वो लाइमस्टोन की कोटिंग जो है उन रॉक्स के ऊपर भी करना शुरू कर देगा। लाइमस्टोन जो है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद उसके ऊपर प्रेसिपिटेट्स की सूरत में भी जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन टूफा कुड बी एनीथिंग। अगर आप ख्योड़ा माइंस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो लकड़ी के पिलर्स उन्होंने फिक्स किए हुए हैं टू सपोर्ट द माइन स्ट्रक्चर, या एक गार्डर्स की तरह से लकड़ी को उन्होंने फिक्स किया हुआ था, लेकिन दैट वुड इज कोटेड विद सॉल्ट, के वो गीली होती रही और इवेपोरेशन की वजह से उसके ऊपर सॉल्ट के क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो गए। तो उस कोटेड स्ट्रक्चर को टूफा कहा जाता है। सो इसको ड्रॉ करने के लिए हम सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि वी कैन से कि कोई भी एक ऐसा नॉन लाइमस्टोन मटेरियल, कोई भी वुड हो सकती है, कोई बोन हो सकती है, कोई और किस्म की रॉक हो सकती है, if it is coated with a layer of limestone and it is hidden in limestone, then this feature will be termed as tufa. So जैसे हम कलई करते हैं या ये वाइट वॉश करते हैं, उसमें भी तो एक डिजॉल्व जो है वो सॉल्ट है, लाइमस्टोन है, जो कि पानी के एवेपोरेट होने के बाद उसको कोट कर देता है, उसको कवर कर देता है। सो दिस इज टर्म्ड एज टूफा। ठीक है, दैट इज द लास्ट फीचर ऑफ दिस सेगमेंट। इस ये डेपोजिशनल फीचर है। यहाँ पे तो ये आपको एक लाइमस्टोन का ब्लॉक सा नज़र आ रहा है,
लेकिन इस ब्लॉक को तोड़ने के बाद पता लगेगा कि इसके अंदर कोई और रॉक या कोई और मटेरियल है विच इज़ कवर्ड बाय द लाइमस्टोन लेयर्स। ठीक है जी, तो ये थे कास्ट लैंडफॉर्म्स। relatively short question है landforms में। So next lecture would be about landforms made by wind, जो कल होगा। और अगर कोई क्वेश्चन अभी है तो पूछ सकते हैं।